बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में स्टडी की और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैक्यूल। यही चार सेल ऑर्गेनिज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। वैक्यूल जो प्लांट सेल होती है उसमें 90% तक का जो पोर्शन होता है वैक्यूल का होता है ना। वो इसके एक किनारे पर न्यूक्लियस को पुश कर देता है। इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल है। और ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है वैक्यूल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये टोनोप्लास्ट बोलते हैं और ये लिविंग होती है, लिविंग। और इसके अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है उसको सैक बोलते हैं। इसे वाटर इसलिए नहीं बोलते कि वाटर के साथ साथ इसमें बहुत सारे आयन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, एल्केलॉइड होते हैं, इसलिए इसको सैप बोलते हैं। लेकिन जो सैप होता है ये नॉन लिविंग होता है ना, लिविंग नहीं होता है, जबकि टोनोप्लास्ट लिविंग होता है। अगर ये लिविंग ना हो तो ये सेल जो है ना ये सिलेक्टिव परमेबल नहीं हो सकती है। जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो हाईली होता है, ठीक है ना। मतलब आपने ओस्मोसिस की प्रोसेस में पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो, लेकिन ये अंडर ग्रेडियंट काम करती है, ठीक है। मतलब उसको एटीपी खर्च करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सेब का, फिर भी सेल के अंदर आयंस आ रहे होते हैं। इसका मतलब एटीपी खर्च करके ही तो आ रहे होते हैं ना। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। It contains water, shape, excretive product and other material not useful for the cell। मतलब सेल के जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें कलेक्ट होते रहते हैं क्योंकि प्लांट में कोई भी एक्सक्रीटिव सिस्टम नहीं पाया जाता है ना। लेकिन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो बनेंगे क्योंकि डाइजेशन जहाँ भी हो रहा होता है तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो बनेंगे ना। अगर कुछ बन रहा होता है, हम भी कुछ बना रहे होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो उसके साथ साथ बनता ही है। तो जो वेस्ट है उसका क्या किया जाए, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है वैक्यूल। जितना भी प्लांट का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो वैक्यूल में कलेक्ट होता रहता है, ठीक है उसे। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल ये भी है क्योंकि देखो प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। तो प्लांट की इतनी ज्यादा ग्रोथ के लिए बहुत सारे फूड की जरूरत पड़ेगी। और जो फूड प्लांट खुद बना रहे हैं ना वो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबके लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक व्यवस्था की गई है कि जी वैक्यूल है ना, इसे बहुत सारा वाटर फिल होता रहता है, तो ये जो प्लांट को टर्गिडिटी प्रोवाइड करती है, टर्गिडिटी, ताकि जो प्लांट है ना खड़े रहे स्ट्रेस कंडीशन में भी, है ना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो नेचर ने प्लांट को प्रोवाइड किया है, वो मतलब कम से कम एनर्जी से इतने बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े ट्री हो जाते हैं, ठीक है, इन वैक्यूल की वजह से। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कोल्ड टोनोप्लास्ट। उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादातर आता है ना। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब सेल का 90% तक वॉल्यूम वैक्यूल कवर कर लेती है। In plant, the tonoplast facilitates the transport of a number of ion and other material against concentration gradient into the vacuole। मतलब concentration gradient के against आयरन का ट्रांसपोर्ट करती हैं वैक्यूल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो बहुत हाई होता है। Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। जो सेल में जितना भी फ्लूइड मटेरियल होता है ना, लिविंग मटेरियल होता है फ्लूइड के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्म। प्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये होता है ना अमीबा, ये अमीबा सबको ही पता है ना। तो इसमें बहुत सारी फूड वैक्यूल होती हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्टैक्ट कर सकती है, मतलब फैलती है कभी सिकुड़ती है ना। फैलती कब, कोई चीज है जैसे बैलून टाइप है उसमें कुछ भरता रहता है तो फैलेगा ना, तो फैल जाएगा, है ना। और जब इसके अंदर नहीं रहेगा तो वो छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं। एक्सक्रीशन का काम कैसे करती हैं, एक्सक्रीशन काम ये ऐसे करती हैं। मान लीजिए ये वैक्यूल छोटी सी है ना, छोटी सी वैक्यूल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से इसे फिल होता रहा, फिल होता है, बड़ा हो गया और ये सेल के पास आई और ये बस्ट हो गई, ठीक है ना।
इसको क्या बोलते हैं? एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस। ठीक है। कोई फूड आ रहा है अंदर, सेल मेम्ब्रेन ऐसे धसी गई अंदर, अंदर की तरफ धसी, और फूड जो है ना इस मेम्ब्रेन के अंदर ये कलेक्ट हो गया। धीरे से ये जो मेम्ब्रेन है ये तो जॉइंट होगी और ये वैक्यूल अंदर आ गई, मतलब इस वैक्यूल के अंदर है फूड, तो इसको बोला फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन काम कैसे करती है? एक्जोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है। और फूड लेती है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, जो अंदर आ रहा है वो एंडोसाइटोसिस, जो बाहर जा रहा है वो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन का काम करती है। ओस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है, ओस्मोसिस के द्वारा रेगुलेशन। ठीक है ना। मतलब अमीबा की सेल के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ओस्मोसिस के जरिए, उसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। मतलब अगर कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हुई तो वाटर अंदर आने लगता है, और अगर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हुई तो अमीबा से वाटर बाहर जाने लगता है। तो मतलब रेगुलेट करना, वाटर को रेगुलेट करना, उसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। In many cells, as in protists, food vacuole are formed by the incursion of the food particle. ये बताया अभी, ये हो गया एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके का होता है, एक फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और एक होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। पीनो पीने से बना, क्या पीते हैं? वाटर, है ना। जब वाटर या लिक्विड के फॉर्म में होता है ना फूड इनटेक, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो फूड के रूप में होता है ना, सॉलिड रूप में होता है, उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और दोनों को बुला देते हैं तो एंडोसाइटोसिस। किसके जरिए हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब फैलना और सिकुड़ना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक वैक्यूल। वैक्यूल किससे बनती है? गोल्जी एप्रेटस से बनती है, और गोल्जी एप्रेटस किससे बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। मतलब इस सब के सब चारों ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एप्रेटस, गोल्जी एप्रेटस से लाइसोसोम, वैक्यूल और वैक्यूल। असल में जो लाइसोसोम है ना ये भी एक वैक्यूल ही है। ठीक है। असल में जो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना आज खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों मेरा एक और चैनल है, बायोरेल, बायोरेल। इसमें सेल ऑर्गेनिज्म सभी बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। इसमें क्या सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया होता है, आपको भी पता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और वो 11th लेवल के ही हैं। ठीक है। असल में मैंने अपने इस चैनल में नीट के प्रोस्पेक्टस में पढ़ाया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, आप उसे एक बार जाकर जरूर विजिट करें। ठीक है बच्चों, अगले साल ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।